गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू त्रिमूर्ति विजन क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी लेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी लेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में आज का हमारा पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। बच्चों, इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते क्या क्या है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम हमें बतलाता है कि कोई भी कंपाउंड जो आयोनिक कंपाउंड है उसको जैसे ही हम लोग वाटर में डालते हैं वो क्या होता है, आयंस में डिसोसिएट होता है। हमें बतलाता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शंस वेयर फॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब अगर इसको सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आयनिक इक्विलिब्रियम जो है, जो आयंस और सब्सटेंस के बीच जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देता है। आयनिक इक्विलिब्रियम के जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स में सबसे पहले सब्सटेंस जो है वो हमारे कंडक्टिविटी के अनुसार सब्सटेंस दो तरीके के होंगे। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। एक सब्सटेंस होगा कंडक्टर, दूसरा सब्सटेंस होगा इंसुलेटर। कंडक्टर जो है ये हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट वैसा सब्सटेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट dissolve in solvent that is water spontaneously dissociate into oppositely charged ion partially sometimes fully। जैसे अगर हम लोग NaCl लेते हैं तो NaCl फुल्ली आयोनाइज होता है, जबकि अगर हम लोग एसिटिक एसिड लेते हैं तो एसिटिक एसिड पार्शियली आयोनाइज होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा है दो तरीके का होगा। एक जो फुल्ली आयोनाइज हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली आयोनाइज होता है, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के हुए, एक होगा स्ट्रॉन्ग, दूसरा होगा वीक। अब अगर हम लोग देखें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों जो है, जैसे ही हम वाटर में डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका पता चलेगा आयोनाइजेशन से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जल्दी आयोनाइज होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पार्शियली आयोनाइज होगा। मतलब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में देखें, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इन ए सॉल्वेंट इट स्पॉन्टेनियसली डिसोसिएट इनटू आयंस। ये तो आयन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हुआ। अगर डिसोसिएट पार्शियली होगा या फिर समटाइम्स कंप्लीटली होगा, पार्शियली होगा तो ये किसका होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा, और कंप्लीटली होगा तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है तो उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, कंप्लीटली होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट दैट हैज डिसोसिएटेड अंडर गिवन कंडीशन। यहाँ जो हमारा अल्फा है, अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, या फिर ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अगर हम लोग देखें कि फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो है डाइल्यूशन। जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा, डाइल्यूशन जो है। उसके बाद दूसरा हमारा है टेम्परेचर।
टेम्परेचर जो है डाइल्यूशन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, डाइल्यूशन को टेम्परेचर जो है वो डिसोसिएशन को इंक्रीज करता है। अगला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है जैसे हमारा हुआ NaCl टूट जाता है कंप्लीटली Na+Cl-, तो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देंगे तो ये 100% आयोनाइज होगा, या फिर आप जो है HCl देते हैं तो ये भी कंप्लीट आयोनाइज होगा H+Cl-, या फिर आप NaOH देते हैं ये भी कंप्लीट आयोनाइज होगा Na+OH-। अगला हम लोगों का जो है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए काफी लेस आयोनाइज होगा। जैसे एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड ऐसे रियली में देखोगे तो हमारा होगा CH3COOH, वीक एसिड जो आपने 10th में पढ़ा है, वीक बेस NH4Cl या फिर NH4OH, या फिर वीक एसिड बेस का सॉल्ट CH3COONA, ये क्या होगा पार्शियली आयोनाइज होगा। इसके लिए अगर हम लोग पार्शियली आयोनाइज के लिए देखें, अगर हम लोग मान लो इसी के लिए लें या इसी सॉल्ट्स के लिए लें तो क्या होगा CH3COONA इनिशियली हमारा है, इसका ये अगर आयोनाइज होगा, आयोनाइज होकर के हमें देता है CH3COO- प्लस Na प्लस, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है तो यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा। तो हम लोग इनिशियली अगर देखें, इनिशियली देखें तो इसका कंसेंट्रेशन C है, ये हमारा 0, ये हमारा 0। अगर हम लोग आयोनाइज करते हैं तो आफ्टर आयोनाइजेशन आप इसको डिसोसिएशन भी कह सकते हैं, ये होगा C×1 अल्फा, ये हमारा हो गया C अल्फा, ये हो गया C अल्फा। अगर हम लोग इसका कांस्टेंट निकालें तो K इक्वल्स टू हमारा होगा क्या CH3COO- इंटू Na प्लस अपॉन CH3COONA। इसको हमने इलेक्ट्रोलाइज किया है तो इसका हुआ C अल्फा, इसके लिए भी हुआ C अल्फा अपॉन C इंटू 1 - अल्फा। C कैंसिल हो गया तो K इक्वल्स टू हमारा हो रहा है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अब क्या कह रहा है कि पार्शियली आयोनाइज हो रहा है तो अल्फा का वैल्यू 1 से काफी छोटा है, इसका मतलब हुआ कि 1 - अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। जब 1 - अल्फा 1 के बराबर होगा तो हम लोग K को लिख सकते हैं C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा निकल के आएगा हमारा क्या √K अपॉन C। तो ये जो है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो हमारा √K/C होगा। आगे चलते हैं, कहता है फैक्टर्स में वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो होंगे वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों नेचर ऑफ सॉल्वेंट में इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट म्यू जो होगा ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंक्रीजेज। मतलब अगर H2O का देखें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है और D2O 79 होता है। अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड को डिसॉल्व करें H2O में तो अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, किसमें H2O में, और हम लोग रखते हैं D2O, ये अल्फा जो है इसमें ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। ऐसा अगर सवाल देखें तो हमें कहता है क्या कि NH4OH प्लस H2O ये हमारा अल्फा 1 है और NH4 प्लस D2O ये हमारा अल्फा 2 है। तो अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखें तो हमारा क्या होगा के नजरिए से अल्फा 1 का वैल्यू अल्फा 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट म्यू ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेज व्हेन देन वैल्यू ऑफ अल्फा इंक्रीजेज। तो H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको याद रखना होगा 81 और D2O का 79। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका अल्फा ज्यादा होगा और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस सॉल्वेंट का कम होगा
उसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। बच्चों, त्रिमूर्ति विजन क्लासेस एक क्रैश कोर्स लेकर के आ रही है जो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। आपका अगर 12th के बोर्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ जुड़िए। ये क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से लिए जाएंगे। अगला आते हैं एसिड एंड बेसिस में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। बच्चों, आपको जैसे मालूम है एसिड एंड बेस के ओल्ड कॉन्सेप्ट हुआ करते थे। एसिड कहता था कि वैसा सब्सटेंस जो लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा। बेस नीला, एसिड ब्लू टू रेड, बेस रेड टू ब्लू। अब जहां लिटमस पेपर नहीं होगा, इससे ये ओल्ड कॉन्सेप्ट से हमें ये नहीं पता चलता था कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन से एसिड का कितना पावर है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती थी। इसके लिए हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लुईस कॉन्सेप्ट। बच्चों, सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने क्या किया? डिफरेंट सब्सटेंस को लिया और उसको पानी में डिसॉल्व किया। पानी में डिसॉल्व करने से वो आयन में ब्रेक हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन आर्हेनियस gave an idea about acid and bases called Arrhenius concept. किसके आधार पर? On the basis of ionization of substance, ionization of substances into aqueous solution, into aqueous solution। पानी में डिसॉल्व किया, जो H प्लस दिया उसको एसिड, जो OH माइनस दिया उसको बेस। ये तो आपने बोर्ड में 9th में पढ़ रखा है। एसिड, those substance which produce H plus in aqueous solution, उसको क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। बच्चों, एसिड के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है, एसिड में जो है, अगर हम लोग एसिड को देखें, एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस on the basis of number of H plus। नंबर ऑफ H प्लस के आधार पर देखिएगा तो एसिड में एक H देगा, मोनोबेसिक, 2 H देगा, डाइबेसिक, 3 H देगा, ट्राइबेसिक एसिड। नंबर ऑफ H प्लस। दूसरा जो है, आपने अभी जस्ट हाइड्रोलिसिस में देखा था, कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो कंप्लीटली आयोनाइज होते थे, कुछ पार्शियली आयोनाइज होते थे। तो अगर हम लोग यहां रखें ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस या फिर कहिए आयोनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, अगर आयोनाइजेशन के आधार पर देखिएगा तो एसिड हमारा 2 तरीके का होगा। एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा हमारा होगा वीक एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HNO3, H2SO4, etc. Weak acid CH3, COOH, HCOOH, मतलब एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होगा वो हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। इसके बाद अगर हम लोग मोनोप्रोटिक एसिड में मोनोबेसिक एसिड में देखें HCl, HNO3, डाइबेसिक देखें H2SO4 और H2CO3, ट्राइबेसिक देखें H3PO4। इसी तरीके से बेस के लिए उन्होंने कहा कि वैसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन जो H प्लस के स्थान पर OH माइनस देता है, द सब्सटेंस which liberate OH minus ion in aqueous solution। अगर आप इसको क्लासिफाई कीजिए किसके स्थान आधार पर, नंबर ऑफ OH ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH माइनस, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, नंबर ऑफ OH पर अगर इसको क्लासिफाई कीजिएगा बेस को, तो इसमें भी तीन तरीके के होंगे। एक हो जाएगा क्या, मोनो एसिडिक बेस, भाई जिसमें एक OH हो। डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस। तीसरा ट्राई एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस हुआ NaOH, डाई एसिडिक CaOH का होल 2, ट्राई एसिडिक AlOH का होल 3। अगर आप जो है हाइड्रोलिसिस के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, बेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला बेस हमारा होगा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा बेस हमारा होगा वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारा है, स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारा है उसका एग्जांपल हुआ NaOH, KOH। वीक बेस NH4OH, CaOH का होल 2। बच्चों इस कॉन्सेप्ट का जो हमने रखा आर्हेनियस और ब्रोंस्टेड-लॉरी, इसमें एक और टर्म आता है एसिड बेस रिएक्शन। भाई वैसा रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच होगा उसको एसिड बेस रिएक्शन कहेंगे। अब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारे कुछ लिमिटेशन हैं। सबसे पहला लिमिटेशन जो है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होता है। पहला लिमिटेशन है ओनली एप्लीकेबल या ओनली यूज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। जहां एक्वस नहीं होगा वहां इसका कोई काम नहीं होगा। दूसरा कहता है fails to explain आयंस। ये आयन को नहीं एक्सप्लेन कर पाता है कि एसिड है बेस है। ओनली एक्सप्लेन those substance which produce H plus और OH माइनस। जो H प्लस देता है या फिर OH माइनस देता है
उसी को ये एक्सप्लेन करता है, अन्यथा एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इसका आधार है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। On the basis of proton transfer, Bronsted-Lowry gave an idea about acid and base, which is called Bronsted-Lowry protonation concept. Which is called Bronsted-Lowry protonation concept. अब ये ब्रोंस्टेड-लॉरी क्या कहता है कि वैसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन देता है वो एसिड है, और जो सब्सटेंस प्रोटॉन लेता है वो एक्सेप्ट करता है वो बेस है। Those substances which donate proton is called acid, while those accept प्रोटॉन। बच्चों प्रोटॉन को ये सिर्फ H+ के केस में ले रहा है। प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस, इज कॉल्ड बेस। अब देखते हैं एसिड जो हमारा है ये क्या देगा, H+ देगा और बेस बनाएगा। जैसे HCl ये क्या लिबरेट करेगा, H+ लिबरेट करेगा और Cl- देगा। या फिर HNO3 लेते हैं, वो क्या करेगा, H+ प्लस NO3-। अब यहां एक और टर्म आता है कंजुगेट पेयर। यहां अगला टर्म आता है कंजुगेट पेयर। कंजुगेट पेयर, a pair of acid base, a pair of acid base, a pair of acid base which only differ by a proton is called कंजुगेट पेयर या कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में रखते हैं, कोई एक हाइपोथेटिकल हमने एसिड रखा, एसिड के साथ हम जानते हैं कि एसिड क्या करेगा, H+ देगा और बेस बनाएगा। अब इस एसिड को हम एसिड 1 मानते हैं, बेस हमारा 1 होगा। तो दूसरा हम लोग बेस 2 लेते हैं, इसके साथ हम एक प्रोटॉन देते हैं, तो हमें मालूम है वो क्या देगा, एसिड देगा, जो कि सेकेंड होगा। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें तो हमारा क्या होगा, एसिड फर्स्ट प्लस बेस सेकेंड इक्वल्स टू एसिड सेकेंड प्लस बेस फर्स्ट। बच्चों अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये बेस सेकेंड और एसिड सेकेंड ये एक हमारा पेयर होगा, और एसिड सेकेंड, एसिड फर्स्ट और बेस फर्स्ट एक कंजुगेट पेयर होगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, कंजुगेट पेयर कहेंगे। अगर हम लोग कोई और एग्जांपल देखें, जैसे हमने लिया HCl, HCl टूटता है, क्या देगा, H+ प्लस Cl-। सिमिलरली अगर हम लोग NH3 लें जो कि एक बेस होगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये हमें बनाएगा NH4+। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, HCl प्लस NH3 इक्वल्स टू NH4+ प्लस Cl-। बच्चों ये हमारा एसिड है, तो ये इसका हमारा क्या है, कंजुगेट बेस होगा। ये हमारा बेस है, तो ये क्या है, कंजुगेट
एसिड है। और इस दोनों पेयर में ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, NH3 और NH4 प्लस एक कंजुगेट पेयर कहलाएगा। और HCl और Cl माइनस एक कंजुगेट पेयर कहलाएगा। आशा है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखो, एसिड एंड बेस में जो हमारा ब्रोंस्टेड लॉरी का सबसे बड़ा टेंशन था कि कौन सा एसिड का स्ट्रेंथ कितना होगा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा और वीक एसिड कौन सा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू लूज इट्स प्रोटॉन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू गेन प्रोटॉन। भाई ये तो है कि उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, लेकिन क्या है कि HCl, H2SO4, HNO3 और HClO4, ये जो चारों स्ट्रेंथ, चारों कंपाउंड है, ये प्रोटॉन तो देता है, पानी में भी देता है। तो इसका जो प्रोटॉन देने का टेंडेंसी है प्लस H2O देते हैं, तो इससे हमें पता नहीं चल पाता है ये सारे प्रोटॉन्स देते हैं, लेकिन इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। इस जानकारी के लिए हम लोग इन सारे सॉल्ट्स को क्या करते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। कहां डिसॉल्व करते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। किस में डिसॉल्व करते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। तो हमें पता चलता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन स्ट्रॉन्ग कम है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड में जब डिसॉल्व करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका आता है, HClO4, और इसका कंजुगेट पेयर आप जब निकालते हैं तो हमारा होगा क्या, H प्लस और ClO4 माइनस। दूसरा सेकेंड में आता है H2SO4, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। अगला है हमारा HCl, इसका अगर निकालेंगे कंजुगेट पेयर तो H प्लस Cl माइनस, HNO3 H प्लस NO3 माइनस, H3O प्लस H प्लस प्लस H2O। अभी जो ये स्लाइड है इसमें अगर सबसे ज्यादा एसिडिक पूछा जाए तो HClO4 जो है वो हमारा क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। और बेसिक अगर पूछा जाए तो ये हमारा क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा, मतलब सबसे लो बेसिक होगा। सबसे कम बेसिक ClO4 माइनस। इस स्लाइड में सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा, मैक्सिमम बेसिक या स्ट्रॉन्ग बेसिक या फिर मोस्ट बेसिक, मोस्ट ही कहिए, मोस्ट बेसिक क्या होगा, H2O होगा। मतलब एसिडिक नेचर को अगर देखें तो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज कर रहा है, और बेसिक नेचर टॉप टू बॉटम आते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। आगे देखते हैं, HSO4 माइनस, इसका कंजुगेट पेयर हुआ H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, H3PO4 H प्लस प्लस H2PO4 minus, CH3COH, that is H plus plus CH3 COO minus, next H2S H plus plus SH minus, NH4 plus H plus plus NH3, अगला है HCN H plus plus CN minus। नेक्स्ट चलते हैं, PHOH दैट इज फिनाइल, तो ये हमारा क्या होगा, H प्लस प्लस PHO माइनस, H2O H प्लस प्लस OH माइनस, H प्लस प्लस C2H5O माइनस, H प्लस प्लस NH3 माइनस, NH3 से NH2 हो जाएगा। अगला
H प्लस प्लस CH3 माइनस। बच्चों अगर बेसिक नेचर, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर जो भी हमने चार्ट रखा, इसके मुताबिक CH3 माइनस जो है वो मोस्ट बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक होगा। और सबसे लीएस्ट एसिडिक, मतलब आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम इधर आइएगा तो क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। तो सबसे कम एसिडिक CH4 और सबसे ज्यादा एसिडिक अगर सबसे मैक्सिमम एसिडिक देखिएगा HClO4, लीस्ट एसिडिक तो क्या होगा CH4। मतलब अगर आप ध्यान दें तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि टॉप टू बॉटम, क्या टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक नेचर डिक्रीजेस और टॉप टू बॉटम आने पर बेसिक नेचर इंक्रीजेस। मतलब हर एक स्लाइड में आपको दिया हुआ है कि कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा और कौन सा लीस्ट एसिडिक होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एम्फोट्रिक या एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। देखो कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो दोनों तरफ का बिहेवियर रखते हैं, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। तो वैसे सब्सटेंस जो दोनों तरह का नेचर रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोट्रिक स्पीसीज कहते हैं। जैसा कि हमारा है H2O। H2O क्या करता है, प्रोटॉन लिबरेट भी करता है, H प्लस OH माइनस। और H2O जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। इस कारण से H2O जो है एम्फोट्रिक की श्रेणी में आता है। H2O प्लस H2O इक्वल्स टू H3O प्लस प्लस OH माइनस। अब बच्चों एक सवाल आता है कि ये H2O जो है एसिड और बेस दोनों की तरह ट्रीट होता है तो कब? तो बच्चों जब इसके साथ में वीक बेस होगा तब ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, मतलब एसिडिक नेचर रखेगा। और जब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो हमें क्या होता है, वीक एसिड की तरह, ये वीक बेस की तरह काम करता है। देखते हैं, जैसे हम लोग HNO3 प्लस H2O रखते हैं, इस समय ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमें वीक बेस की तरह काम करता है और क्या बनाएगा, H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। जबकि हम लोग अमोनिया लगाते हैं जो कि वीक बेस है तो उसके स्थान पर ये H2O स्ट्रॉन्ग एसिड का बिहेवियर रखेगा और बनाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो वैसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उसको हम लोग एम्फोट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। बच्चों इसी तरह से हमारा टॉपिक अगर आपको समझ में आता है तो हमसे जारी लगातार जुड़ते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले सेशन में हम लोग आगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग ब्राउनस्टेड का लिमिटेशन और लुईस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।